जितने छात्रों के साथ अभी भी इंटरेक्शन करता हूँ, मैं उनको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि हमारी कमी को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पापा मेरे हमेशा कहते थे कि बेटा कुछ ऐसी चीज़ें करो कि जिन चीज़ों को करने से आप जीवन में अच्छाइयों को प्राप्त कर सको। डिग्री करते करते एक समय पे ऐसी अनुभूति हुई कि समझ में आने लगा था कि संभवतः प्लेसमेंट मेरा कंपनी से नहीं हो पाएगा कॉलेज में, कि जिस कॉलेज में मैं दुर्भाग्यवश कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, बच्चों के बीच में खड़ा होकर नहीं बोल पाता था, ऑडिटोरियम में खड़े होकर बोलने में डर लगता था, उस कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो ये जो कॉन्फिडेंस, समाज के जब हम काम करते हैं तो भी कॉन्फिडेंस तभी आता है। तो आज हम आए हैं मालवा की धरती के एक बेहद ही खूबसूरत ज़िला शाहजहाँपुर में, और यहाँ पर किस तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गांव-गांव तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर रहा है। एक जनमानस की सेवा का भाव लेकर एक ऑफिसर किस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष टैगोर सर के साथ। हम जब इनसे पहली बार मिले थे तभी हमें ऐसा लगा कि जो शख्सियत है थोड़ी सी अलग है। हम जब पहली बार मिले तो हमने देखा कि लोगों की सेवा करने का भाव आमतौर पर हर जगह ही नज़र आता है, लेकिन यहाँ बात कुछ निराली है, और शायद यही कारण है कि उनकी ये ऊर्जा, उनका ये भाव हमें यहाँ तक खींच कर लाया है। लगभग 2-2.5 घंटे से जब मैं उनके साथ हूँ, उनका काम करने का तरीका, उनकी शैली, लोगों से मिलने का और जुड़ने का उनका जो एक व्यक्तिगत अपना तरीका है, उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रभावित किया है। सर, बस यही जानना चाहूँगा कि जब हम किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो अक्सर मन में शंका रहती है कि जो अफसर हैं वो तो बड़े अफसर होंगे, उनसे मिलना कैसे होगा, उनके दफ्तर में जाने से पहले 2-4 सुरक्षाकर्मी हैं जो हमें रोक देंगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई फॉर्मेलिटी मुझे नज़र नहीं आई। क्या वाकई हर दफ्तर की ये स्थिति होती है, या सहज रूप से जो इस दफ्तर का पूरा वर्क कल्चर है ये आपके द्वारा डेवलप किया गया है आम लोगों के लिए? यद्यपि शासन का बड़ा स्पष्ट निर्देश रहता है कि हम लोग समाज के लिए एक्सेसिबल रहें, आम जन के लिए एक्सेसिबल रहें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हम लोगों का प्रयत्न ये रहता है कि हम लोग जब भी हमारे कार्यालय में हम लोग बैठें तो जितने भी हमारे पास विजिटर्स आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, तो उनकी समस्याओं को, यद्यपि हम लोग समय फिक्स करते हैं, पर हम लोग यहाँ कोशिश ये करते हैं कि विजिटर्स की संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो जब भी व्यक्ति आता है हम उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद उसकी समस्याएं जो भी होती है, हमसे संबंधित होती है, तो हम उसका निराकरण करते हैं। अगर हमसे लगता है कि हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी को बोलने की आवश्यकता है तो उससे बात कर उसका नंबर ज़रूर हम मेंशन करते हैं, मोबाइल। दूसरा हम ज़रूर मेंशन करते हैं कि अगर तुम्हारी फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप मेरा मोबाइल नंबर लेके जाइए, ताकि आप मुझे अपनी समस्याओं को के समाधान का अगर असुविधा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें समाज के लिए हमें करनी भी चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं, और शासन के निर्देश भी हैं। बिल्कुल सर, एक थ्योरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए लगातार सोचते हैं, एक दिन वो चीज़ हमें ज़रूर हासिल होती है। आपके इंदौर आने की कहानी भी कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बड़े परस्पर ऐसे संयोग बने कि जो व्यक्ति कभी इंदौर जैसे शहर को घूमने के लिए नहीं आ पाता था, आज आप इंदौर शहर में पदस्थ रहे हैं, इंदौर शहर से आपका एजुकेशन हुआ है, और एक कठिन दौर से निकलकर भी आपने जो है सफलता को हासिल किया है। इंदौर आने की वो जो रोचक कहानी है, थोड़ा सा हम उसके प्रकाश में जाना चाहेंगे, और कैसे उस दौर में कुछ लोग थे जिन्होंने संतोष टैगोर जी को मदद की थी, और आज इस सफलता के जिस मुकाम पर आप हैं, तो वो सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा। मैं इस बात को स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरे पूजनीय माता पिता का एक बात कहनी थी जब मैं गांव में रहता था, और मैंने ग्रेजुएशन अलीराजपुर से किया है वर्ष 2000 में। पापा मेरे हमेशा कहते थे कि बेटा कुछ ऐसी चीज़ें करो कि जिन चीज़ों को करने से आप जीवन में अच्छाइयों को प्राप्त कर सको। तो मैंने पापा से एक ही आग्रह किया था कि पापा अगर मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ यहाँ से एक रेस्पेक्टेबल परसेंटेज के साथ, तो मुझे एक बार इंदौर में जाऊँगा और इंदौर जाकर मैं अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँगा, और इतना विश्वास आप मुझ पर करिए। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मैं कोई बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, एक मध्यम मार्गी स्थान पर रहा हूँ। तो पापा ने और मम्मी ने दोनों ने यही कहा कि बोले बेटा अगर तेरे जाने की ही इच्छा है तो जा। जब मैं इंदौर आता हूँ तो इंदौर में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं हितेश चौहान जी। बस से उतरता हूँ गंगवाल बस स्टैंड पे, और उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, तो एक उनके पास मोबाइल हुआ करता था। तो STD PCO से मैंने उनको कॉल किया, और कॉल करके ये कहा कि मैंने कहा भाई मैं गाँव से यहाँ आ गया हूँ और अब आगे पढ़ने की इच्छा है, तो एडमिशन का कुछ करा दो। तो हितेश जी के संपर्क होलकर कॉलेज में बहुत अच्छे हुआ करते थे तत्कालीन समय पे। तो मैं यहाँ नाम कोट करना चाहूँगा, विकास विजयवर्गीय सर।
विकास विजयवर्गीय सर एमएससी उस समय कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, और वो होल्कर के ही पास आउट थे और हॉस्टलर भी थे। तो हितेश भाई ने मुझे सीधा कहा कि बोले पार्टनर, सबसे पहले अपन विकास सर से मिलते हैं। विकास सर को नेता के नाम से भी जानते हैं लोग होल्कर कॉलेज में। तो बोले पार्टनर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो उन्होंने उसी समय फॉर्म भरा मेरा, और 235 रुपये फीस थी। तो एमएससी बॉटनी में एडमिशन होल्कर कॉलेज में इस तरीके से मेरा बड़ा ही सामान्य रूप से हितेश भाई ने और विकास विजयवर्गीय सर ने होल्कर में एडमिशन करा दिया। जर्नी का एक पहला पड़ाव यहाँ स्टार्ट होता है। फिर हम लोगों को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कौन रूम पार्टनर होंगे, ये जो सामान्य रूप से परिपाटी होती है, तो उस परिपाटी में हम लोग प्रयास करते रहे। पर चूंकि हितेश भाई के संपर्क में हम थे, तो हितेश भाई के एक और बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, मनीष जायसवाल सर। वो एमएससी आईटी उस समय कर रहे थे, और सौभाग्य से उसी समय सेंटर फॉर ई बिजनेस, जो कि आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ डीएवीवी कैंपस के अंदर था, तो उन्होंने वो चूँकि हमारे सौभाग्यवश रूम पार्टनर भी हो गए थे समय के साथ साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार पार्टनर एक काम करो, आप एमबीए ई कॉमर्स, अभी नाम हुआ इस कोर्स का, ई कॉमर्स का में एडमिशन लो, और ई कॉमर्स की आने वाले समय में बहुत अच्छी डिमांड है और इससे हो सकता है कि आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो उस समय सितंबर में की बात है, सितंबर में फॉर्म, जुलाई की बात थी, अगस्त में फॉर्म भरा, और अगस्त का फॉर्म भरने के बाद सेंटर फॉर ई बिजनेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, वन ऑफ द बेस्ट नेम, जो तत्कालीन समय भी लगता था। और मेरे जैसे छात्र के लिए, चूँकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था और बहुत ही मेरिटोरियस तो स्थिति थी नहीं, तो पढ़ने लिखने में भी एक एवरेज स्थिति में था, पर उन्होंने कहा यार एक बार कोशिश करके देखो कि तुम यहाँ से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तो निश्चित ही होल्कर कॉलेज में आने के बाद एक अच्छा सर्कल मिला, उसी के माध्यम से मैं सेंटर फॉर ई बिजनेस ई कॉमर्स प्रोग्राम में पहुंचा, और ई कॉमर्स का प्रोग्राम को 2 साल में बड़ी मेहनत के साथ में, जिसमें कि हमें इंग्लिश भी सीखनी थी, जिससे हमेशा भयाक्रांत रहते थे हम लोग, पर उस भय को भी दूर करने का एक प्रयत्न किया। और साथ ही साथ उस समय समझ में ये आया कि दुनिया की रिसेशन है, पर सबसे पहली कमी तो अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले यूज़र को स्वयं को मालूम होता है कि उसके पास किन किन चीज़ों की अध्ययन के रूप में कमी है। तो जैसे मैं उस समय अपने आप को एनालिसिस कर पाता था, और सबसे पहली बात होती थी भाषा विद रेस्पेक्ट टू इंग्लिश, भाषा विद रेस्पेक्ट टू हिंदी ऑल्सो। तो उन समय उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने का प्रयत्न किया, पर जो भी कारण रहे हों, बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट की स्थिति तत्कालीन समय पर निर्मित नहीं हो पाई। पर साथ ही साथ ऐसा भी लगा कि अब मैं, और उस समय इस कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 35,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर था। चूँकि पूजनी माता पिता दोनों टीचर थे, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके बोले बेटा आप सबसे बड़े बेटे हो और आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप जाओ पढ़ो, बट अब ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपके पीछे आपके छोटे 2 बहनें और 2 भाई और हैं, तो हमारे को उनके लिए भी कुछ करना है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करना। ये वर्ड मेरे लिए बड़ा मायना रखता था कि जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा ठीक है। डिग्री करते करते एक समय पे ऐसी अनुभूति हुई कि समझ में आने लगा था कि संभवतः प्लेसमेंट मेरा कंपनी से नहीं हो पाएगा कॉलेज में, और नहीं हो पाने का अगेन कारण यही था कि जिन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कमांड के रूप में मुझे अध्ययन करना था, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा था, ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए सो दैट कि अगर मेरी डिग्री कंप्लीट होती है तो मैं एटलीस्ट इंदौर में सस्टेन कर पाऊँगा, अपने स्वयं के खर्चे को मैं निकाल पाऊँगा। तो सेकंड सेमेस्टर के बाद लगभग मेरे द्वारा एक सेंट्रोनिक्स कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, टावर चौराहे पे एक शॉप थी, जो उस समय कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए और कंप्यूटर की सेलिंग के लिए बड़ा अच्छा जॉब हुआ करता था। तो पार्ट टाइम मैंने वहाँ पर काम कॉलेज के बाद ज्वाइन किया, और वहाँ से मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट कर पाया जो उस समय BE कर रहे थे, उस समय MCA कर रहे थे, और सब विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में थे। तो लगभग वो 1-1.5 साल की डिग्री के साथ साथ काम करना मेरे लिए बड़ा लाभप्रद रहा, और मैं बड़ा खुशनसीब अपने आप को मानूंगा कि वहाँ भी बहुत अच्छे लोग मिले। जैसा आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम जैसा सोचते हैं, प्रकृति का जो इकोसिस्टम है वो अच्छे लोगों से मिलवाता है। तो उसी में अच्छे लोग मिलते चले, और डिग्री करने के बाद मेरे सभी बैचमेट्स 120 बैचमेट्स हुआ करते थे। मैक्सिमम के पास जॉब नहीं था, बट मैं उस फॉर्चुनेट लोगों में अपने आप को मानता हूँ कि मेरे पास कम से कम 2,500 रुपये महीने का उस समय जॉब हुआ करता था। और उस जॉब का मुझे फ़ायदा ये रहा कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाया इंदौर में, और धीरे धीरे करता चला। वहाँ काम करते समय 3 लोग बहुत अच्छे मिले, और एक जगदीश सर थे, जे सर जिनको हम कहते थे, सिद्धार्थ जी थे, वो आजकल न्यूयॉर्क में पोस्टेड है। एक हमारे आशीष पंड्या सर थे, और एक सर और थे। तो सदा जी मुझे कहते थे कि बोले पार्टनर तुमने डिग्री बहुत अच्छे कॉलेज से की है, तो कम्युनिकेशन पे अगर तुम थोड़ा सा काम कर लो, कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दी इंग्लिश बोलना, लिखना और प्रेजेंटेशन अगर आप सीख जाओगे तो यार आपको 4 चांद लग जाएंगे।
उनके वो वर्ड्स मुझे बड़ा मायने देते थे कि मैंने कहा यार सर का बड़ा भाव बहुत अच्छा है और मेरे को आगे बढ़ाने का सर का सोच है। तो मैंने कोशिश चालू तो की, करते 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 चलते रहे और बड़ा ही सुखद सहयोग आया 2003 में ही सितंबर में कि यूनिवर्सिटी की एक वैकेंसी निकली जो कि टीचिंग एसोसिएट की थी। उस फॉर्म को मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सौभाग्यवश जिस कॉलेज का मैं छात्र था उसी कॉलेज में मुझे एज ए टीचिंग एसोसिएट के रूप में कार्य करने का मौका मिला। तो वहाँ से एक नई जर्नी मेरी प्रारंभ हुई। एक बहुत अच्छी बात है सर, जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो मैंने ये देखा है कि जो कमियां होती है आमतौर पर व्यक्ति उसे छुपाने की कोशिश करता है या उसका जिक्र नहीं करता है। लेकिन आपने हर बार जब हम कार में बैठे तब भी कहा कि मैं पढ़ने में एक मीडियम स्टूडेंट रहा। अभी आपने कहा कि मैं जब मुझे लगने लगा था शुरू से ही कि मुझे प्लेसमेंट तो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो ये भी व्यक्ति का बड़ा विशेष गुण होता है कि वो अपनी कमियों को भी साथ लेकर चलता है। आज के दौर में लोग कमियाँ छुपाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, कमी बताने से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, या ठीक है उसको बताने से और हमें आगे दुरुस्त करने के और बेहतर करने के अवसर मिलते हैं? मैं जितने छात्रों के साथ अभी भी इंटरेक्शन करता हूँ मैं उनको एक बात जरूर कहता हूँ कि हमारी कमी को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल सही। अब हमारी कमी को अगर हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता तो हमारा दायित्व स्वयं का भी आता है कि जो पूजनीय माता पिता ने हमको पढ़ाया है, जिन्होंने हमारे पे विश्वास करके हमको आगे बढ़ाया है, तो हम उनके विश्वास पे खरे उतरें। तो खरे उतरने के लिए ये है कि अगर जब हमारी कमी है तो कमी को दूर करने का प्रयत्न सर्वप्रथम स्वयं को ही करना होगा। हम स्वयं अपनी कमी को जानेंगे तो कमी को जानने के साथ साथ में उस कमी को लिखना बहुत ज़रूरी है। कमी को हमें लिखना चाहिए और कमी को लिखने के साथ साथ में उसके इम्प्रूवमेंट के हमें साधन क्या समझ में आते हैं उस ऑप्शन को भी लिखना चाहिए। और निश्चित ही कमी और चीज़ों को हर व्यक्ति के सामने तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बट कुछ ऐसे हमारे जीवन में लोग होते हैं जिनसे हम अपनी इन बातों को शेयर करके मार्गदर्शन ले सकते हैं कि सर ये मेरी कमियां मैंने लिखी है सर, और मुझे लगता है इन विधियों को अगर मैं अपनाता हूं तो मेरी कमियां मैं दूर कर पाऊंगा। और मैंने कोशिश की और मैंने दूर कर ली तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर पाया तो जो भी, जैसे मैंने आपसे आग्रह किया कि जो भी अच्छे मित्र हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं, और आज के समय में तो इंटरनेट का वर्ल्ड खुला पड़ा है, तो उन कमियों को दूर करने के जो बहुत पॉजिटिव वीडियोस हैं उनको हमको देखना चाहिए और उन पे काम करके अपनी उस समस्याओं का निराकरण कर लेंगे तो हम अपने माता पिता के सपने के साथ साथ में अपने विजन को या अपने सपने को जिसको देखा होगा हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो बात वही है कि हमारी कमियां हम सबको तो नहीं उजागर कर सकते, बट कमियां उन लोगों के मध्य जरूर शेयर करना चाहिए जिनसे हमें इलाज होने की संभावना रहती है, जैसे डॉक्टर। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बाद में आपकी नौकरी लगी जैसा आपने बताया, और बात फिर वहीं आती है कि जिस कलेक्टर परिसर के भीतर किसी समय आप एसडीएम के रूप में पदस्थ हुए, उस कुर्सी पर बैठे, एक समय था कि उसी के आसपास की जो बड़ी दुकानें हुआ करती थी, बड़े संस्थान हुआ करते थे, वहाँ पर हार्डवेयर पहुँचाने का, हार्डवेयर को सेटअप करवाने का जो जिम्मा था वो भी आपने संभाला है। तो मैं बस ये चाहूँगा कि सरकारी नौकरी में, प्रशासनिक सेवाओं में खासकर जब आने का विचार आया तो ये पढ़ाई के दौरान ही लग गया था कि अब मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है? इसकी प्रेरणा जो है वो कौन बना और वो वहाँ से शुरुआत कैसे हुई? प्रेरणा मेरी छोटी बहन प्रतिभा टेगोर बनी। वैसे बनी कि जब 2003 में सितंबर में मुझे टीचिंग एसोसिएट के रूप में आईएमएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाने का मौका मिला, तो मेरे जीवन का वो 360 डिग्री चेंजेस था। 360 डिग्री इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस कॉलेज में मैं दुर्भाग्यवश कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, बच्चों के बीच में खड़ा होकर नहीं बोल पाता था, ऑडिटोरियम में खड़े होकर बोलने में डर लगता था, उस कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। जब पढ़ाने का मौका मिला तो निश्चित ही मेरे जीवन की बहुत बड़ी चीज़ करने का मुझे मौका मिला। बात वही है कि अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं रुककर अपनी उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर लूँ जो कि उस इंस्टीट्यूशन की या उस इंस्टीट्यूट की नीड थी, या मैं वहाँ से क्विट करके या छोड़ के या चला जाता। तो वहीं पर उस पॉइंट को समझ में आया कि जब मुझे टीचिंग एसोसिएट जैसे नोबल प्रोफेशन में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और सौभाग्य से मेरे उस समय कलीग भी बहुत अच्छे सिलेक्ट हुए थे। मैं 3-4 नाम यहाँ लेना चाहूँगा। जितेंद्र पाल सिंह तंवर सर हैं जो कि आज की तारीख में MTNL दिल्ली में पोस्टेड है। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव सर हैं जो कि आज की तारीख में बिमटेक नोएडा में लॉ के प्रोफेसर है। एक हमारे मित्र है अखिलेश तिवारी जी, वो भी डॉक्टर अखिलेश तिवारी हो गए हैं, वो भी शारदा विश्वविद्यालय नोएडा में भी आज की तारीख में प्रोफेसर हैं। महेंद्र उपाध्याय जी, सौरभ दुबे जी जो सबसे बड़ा नाम है, सौरभ दुबे नाम है। तो इन सब ऐसे मेरे सब ये साथी मिले जिनका कहना था कि पार्टनर जो चीज़ होनी थी वो हो गई। आज IMS जैसे संस्थान में आए और बच्चों के बीच में तुम्हें मौका मिल रहा है तो पार्टनर करो कोशिश। मैं वर्ड बड़ी
विश्वास के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे जैसे कहा कि पार्टनर करना है कोशिश, तो उन्होंने मेरे को वाइट बोर्ड लेके आए, मार्कर लेके आए, डस्टर लेके आए, और उन्होंने 6-6, 10-10 लाइन मुझे बना के दी और बना के दे के मुझे कहा कि पार्टनर हम बैठ के सुन रहे हैं, तुम खड़े होकर बोलना चालू करो। ये जो कॉन्फिडेंस देने का काम था, ये मित्र ही कर सकते हैं, अच्छे साथी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि आप जैसा सोचते हो प्रभु महाकाल आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है। तो वो जो उनका मोटिवेशन देने का तरीका था, वो मोटिवेशन का तरीका मुझे समझ में आया। दूसरा, उसी के साथ पॉइंट में बात, मैं सब चीज़ें इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मुझे समझ में ये आया कि मुझे जब लोगों ने इस तरीके से केयर करके मेरे को आगे बढ़ाया पर्सनल मेंटरिंग में, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी ऐसे ही मेरे जैसे काफ़ी असंख्य छात्र इस कॉलेज में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं उस कॉलेज का 2002 का पास आउट था, 2003 में मैं फैकल्टी हो गया। तो जब उस 2003 के बाद जितने बच्चे उस कॉलेज में, जब तक का मेरा टेन्योर वहाँ पर रहा, मेरे पास लगभग हर साल ऐसे बच्चे आते थे जिनका हम आइडेंटिफिकेशन करते थे कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के कितने बच्चे थे। उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते थे, वो किसी भी कोर्सेज में हो, IMS में लगभग 12-13 कोर्सेज चलते थे, सब कोर्सेज के बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते थे और उनको बुलाते थे कॉलेज की टाइमिंग के बाद हॉल में ऊपर, और एक ही बात कहते थे कि माता पिता ने अपने को यहाँ तक पहुँचाया, अब उनके आगे के सपने को भाषा की वजह से दूर नहीं करना है, डर की वजह से दूर नहीं करना, आओ अपन मिल के कुछ कोशिश करें। तो वो एक प्रयास मेरा वहाँ से चलता रहा। बात आती है MPPCS की। MPPCS की एग्जामिनेशन की सबसे अच्छी तैयारी मेरी छोटी बहन, जैसा कि मैंने नाम बताया, प्रतिभा टेगोर ने की। बहन ने मुझे यह बात बोला कि भाई अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का अगर आप और हम फ़ायदा ले लेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। मेरे एक मित्र थे सौरभ दुबे, जो आज की तारीख में कमांडेंट है ITBP में और लुधियाना में पोस्टेड है। वो भी उस समय PSC की तैयारी छोटी बहन के साथ ही कर रहे थे। तो वो भी मुझे बोले यार पार्टनर करो तैयारी। एग्ज़ाम दिलाने के लिए उन्होंने अपने हीरोपुक पे बिठाया मुझे और सेंटर पर छोड़ के आया कि बोले पार्टनर एग्ज़ाम दे के आप। एग्ज़ाम देते हैं हम, तैयारी, चूँकि मेरा GS शुरू से अच्छा रहा है तो GS का मुझे बड़ा ही कमांड एरिया है। दूसरी चीज़ें, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव में मेरा हमेशा नंबर अच्छा है। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देने के बाद आया, मैंने कहा बॉस ये मिलान करो, तो उन्होंने जैसे मिलान किया बोले 85+ हो रहे हैं, आप तो प्री निकल रहे हो। फिर मेंस की तैयारी चालू की। तो मेंस की तैयारी में डॉक्टर अजय शुक्ला सर, जो आज की तारीख में हमारे SDM में इंदौर में, सर ने सोशियोलॉजी पढ़ाई मुझे। भगवत राय सर हैं, डॉक्टर भगवत राय सर ने मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया। फिर एक सर और थे नरेंद्र तिवारी सर ने भी एक सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसी के पार्ट में से चीज़ों को हमको उन्होंने पढ़ाया। तो इन चीज़ों को पढ़ाना वो हमारे घर पे ही करते थे और लिखवाते थे कि बोले पार्टनर इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी चीज़ें हैं 2, पहली है मेडिटेशन और दूसरा है आपका लिखना। और लिखना कैसे है? विद रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, कि सामने वाले ने प्रश्न क्या पूछा और प्रश्न का उत्तर हमें क्या देना है। तो ये चीज़ों को अध्ययन उन्होंने करा। तो अध्ययन में हम 3 लोग बैठते थे, मैं, मेरी एक छोटी बहन प्रतिभा दीदी और उसके अलावा एक बिटिया और थी। हम तीनों लोग साथ में बैठ के पढ़े, हम तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए। तो ये लिखना और पढ़ना क्या था, इसकी कला को उन्होंने बताया। फिर निश्चित है उसमें इंटरव्यू का भी पार्ट आता है। इंटरव्यू के पार्ट में मुझे आज भी याद है, चूँकि मैं IMS में फैकल्टी था तो मुझ में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगता था कि अब चूँकि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंटरव्यू को बहुत अच्छे से फेस कर लूँगा। मैं यहाँ जरूर मेंशन आपको करना चाहूँगा कि उस इंटरव्यू के दौरान मैं इंदौर में प्रदीप श्रीवास्तव सर के पास गया और प्रदीप श्रीवास्तव सर की क्लास मैंने अटेंड की। तो चूँकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था तो प्रदीप श्रीवास्तव सर ने मुझे बड़े ही हार्श रूप में कहा कि बोले पार्टनर ऐसी स्थिति में तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मुझे आज भी वर्ड्स याद है कि आप में मतलब जो भी स्थितियाँ रही हो, मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और वहीं से मुझे लगा कि ये विनम्रता का भाव मुझे लेना चाहिए और मैंने कोई ऐसा बहुत सकारात्मक और बहुत तीर तो मारा नहीं है। तो फिर समझ में आया कि विनम्रता के भाव में पूंजी। और उन्होंने 2 चीज़ जरूर कही थी कि कुछ बुक्स ऐसी पढ़ो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी का संचरण विथ रेस्पेक्ट टू दी थॉट करे, विचार के रूप में करे। तो भगवत गीता का उन्होंने मुझे बोला था कि भगवत गीता को आप अध्ययन करो, जितना आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो। और दूसरा ये कहा था कि जिन सब्जेक्ट को लेकर आप पास हुए हो, जिस सब्जेक्ट से आपने निकाला, तो सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मूल आत्मा को समझो। तो उस मूल आत्मा को पढ़ते पढ़ते समझे और समझते समझते इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू देने के बाद प्रथम अटेम्प्ट में ही खुद की मेहनत, अपने जिन स्टूडेंट से मैं उस समय जुड़ा था IMS के, उनकी बेस्ट विशेष। और हाँ, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर PN मिश्र सर थे और हैं अभी। डॉक्टर PN मिश्र सर उस समय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिटायर हुए हैं, पर सर उस समय IMS के डायरेक्टर थे।
और मैं IMS में सर के कक्ष में कहा, सर ने हमें उपयोग के लिए अध्ययन करने के वो स्थान दिया। उसमें मैं अगेन छोटी बहन चंद्रशेखर चौहान सर हैं जो अभी जॉइंट डायरेक्टर है कमर्शियल टैक्स में, और विष्णु मिश्रा जी जो आज की स्थिति में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है देवीलिया विश्वविद्यालय में, जो कि मिश्रा सर के ही सुपुत्र हैं। तो हम लोग सर के उस कक्ष में बैठकर भी अध्ययन हम लोगों ने किया। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि प्रकृति की ऐसी कृपा रही कि डॉक्टर PN मिश्र जैसे सर, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव सर जैसे सर, अजय शुक्ला सर, भगवत राय सर, नरेंद्र तिवारी सर, हिंदी में स्नेहलता श्रीवास्तव मैडम, तो ऐसे लोगों का भी एक सुखद समन्वय बना और मित्र भी इतने अच्छे बने कि जिन्हों का एक ही भाव था कि पार्टनर जीवन में कुछ बढ़ना है तो विज़न तय करो, विज़न को तय करते हो तो उसको जीने के लिए सपने देखना चालू करो, सपने देखना चालू करो तो सपनों को अचीव करने का प्रयत्न मन से करना पड़ेगा और खुशी से करना पड़ेगा। क्योंकि खुशी का कंपोनेंट अगर आप अपने किसी भी एफर्ट्स में नहीं रखोगे तो खुशी और मन एक दूसरे के साथ नहीं रखेगा, नहीं चलेगा काम। तो उसी 3-4 चीज़ों को साथ में लेते हुए बढ़ते चले और प्रभु की कृपा रही कि 2005 में डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुए। क्या बात है। और देखिए जो नाम आपने गिनाए हैं ये वो नाम है जो अपने आप में एक संस्थान है, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, और ये आपकी विनम्रता को भी दर्शाता है कि आज लगभग 1.5 दशक से ऊपर का समय, 2 दशक होने वाले हैं, आपने बिता दिया है और फिर भी आप अपने गुरुजनों को, अपने शुभचिंतकों को इस तरह से याद रखें। सर पहली पदस्थापना कहाँ से हुई और वहाँ से लेके यहाँ तक जब अलग अलग ज़िलों में आप रहे वो सफ़र कहाँ कहाँ पे शुरू हुआ? 2006 12 अप्रैल मुझे आज भी याद है। और फिर मैं यहाँ कहूँगा जिस सौरभ दुबे ने मुझे एग्जामिनेशन की प्री के लिए लेके गया, उन सौरभ दुबे के पूजनीय पापा मम्मी सागर में ही रहते थे जी। पापा उनके फॉरेस्ट में पोस्टेड थे। तो मेरी प्रथम पदस्थापना सागर जिले में हुई थी। मैं वहाँ प्रोबेशनर रहा शिवशेखर शुक्ला सर का, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं। उनके पश्चात फिर मैं हिरालाल त्रिवेदी साहब का प्रोबेशनर रहा। तो सागर के पदस्थापना में मैं सिटी मजिस्ट्रेट सागर के रूप में रहा। सिटी मजिस्ट्रेट सागर चूँकि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जन्मस्थली भी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का एक शिक्षा का प्रकल्प जो उन्होंने स्थापित किया था, वो प्रकल्प की स्थापना का स्थान था। तो शैक्षणिक रूप से बड़ी रिच स्थान था और बहुत ही प्राकृतिक रूप के संसाधनों से भरपूर स्थान था। तो वहाँ पर सागर में सिटी मजिस्ट्रेट सागर के रूप में मैंने दायित्व का सबसे पहले काम प्रारंभ किया ट्रेनिंग के पश्चात। और सिटी मजिस्ट्रेट का जो मूल काम था वो कानून व्यवस्था शहरी क्षेत्र में मेंटेन करना और प्रोटोकॉल, जो कि शासकीय प्रोटोकॉल और अशासकीय प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल की चीज़ों को मेंटेन करना, ये 2 काम सागर की पदस्थापना के दरमियान। और इलेक्शन पहला विधानसभा का इलेक्शन, अपने जीवन का पहला इलेक्शन मैंने वहीं पर एज ए सिटी मजिस्ट्रेट संपन्न कराया था 2008 के आसपास। तो वो एक प्रारंभ वहाँ से हुआ। इसके पश्चात जैसा कि हर 3 वर्ष में हम शासकीय लोगों का लगभग ट्रांसफ़र होता ही, जो कि प्रशासनिक पदों पे होते हैं। उसके पश्चात मुझे मध्य प्रदेश शासन ने दमोह जिले को भेजा। दमोह जिला सागर से 80 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि सागर पदस्थापना के दौरान मेरी भाषागत कमांड बुंदेलखंडी पे मैंने डेवलप कर ली थी। वो भी इसलिए डेवलप की कि चूँकि मेरे जितने भी मित्र थे कॉलेज में, वो 3-4 लोग, संदेश नायक जी कह लें, सौरभ दुबे जी कह लें, तो बुंदेलखंड के थे। तो दे यूज टू स्पीक बुंदेलखंडी। तो सामान्य भाषा भी था। क्योंकि हमारी जिस नौकरी का सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि हम जिस स्थान पर पदस्थ हैं और इस स्थान के अगर लोग आपके मिलने आते हैं तो एटलीस्ट आप भी उस भाषा को थोड़ा बहुत समझ सकें और अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकें। तो प्रभु की इसी कृपा रही कि मुझे भाषागत चीज़ें सीखने में बहुत ही आनंद आया। तो बुंदेलखंडी भाषा मैंने उस समय से सीख ली थी। तो जब दमोह पदस्थापना हुई तो दमोह में मुझे दायित्व दिया गया था CEO जनपद पंचायत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत में जवेरा रहा, देन SDM तेंदुखेड़ा जबेरा दोनों रहा। तो वहाँ पर लोकसभा मैंने कराया 2009 का। ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो कल्पना थी, उस कल्पना को किस तरीके से मूर्त रूप में लाया जाता है। सर्वप्रथम पहली बार देखा कि पंच का चुनाव उस समय बैलेट सिस्टम से होता था, सरपंच का चुनाव भी बैलेट सिस्टम से होता था, और जनपद सदस्य, जनपद जिला पंचायत सदस्य, इन सभी का चुनाव बैलेट सिस्टम से होता था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो कि 1994 में जिस संकल्पना के साथ में संविधान में संशोधन होने के उपरांत लागू हुई थी, तो उस चीज़ को पहली बार वहाँ पर मैंने ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास, साथ ही साथ अनुभागीय अधिकारी राजस्व, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये तीनों शक्तियों के रूप में वहाँ कार्य करना प्रारंभ किया। और लगभग मैंने 1.5 साल का कार्यकाल इन दोनों चुनावों को कराते हुए, लोकसभा महाकुंभ, पंचायती राज का महाकुंभ कह लें,
और मैनुअल पद्धति से कितना समय लगता है, क्या क्या प्रक्रिया, तो किस तरीके से मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको वहाँ किया। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट की चीज़ों को समझा कि वास्तविक रूप से मनरेगा उस समय तक लागू हो चुकी थी, तो मनरेगा क्या होता है, कैसे लागू होती है, व्यक्तिगत हितग्राही कैसे उसका फ़ायदा लेता है, सामूहिक रूप से हम किस प्रकार की एक्टिविटी को देते हो, किस प्रकार की एक्टिविटी हमको करना चाहिए ताकि इस योजना के माध्यम से लोगों के जीवन में क्या हम परिवर्तन ला सकें। वहाँ से हम चले, 1.5 साल का लगभग कार्यकाल रहा। फिर प्रभु की ऐसी असीम कृपा रही कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका वर्ष 2010 में पदस्थापना हुई। तो बाबा का दरबार अपने आप में अलौकिक शक्ति से भरा दरबार था, है और हमेशा रहेगा। तो उस दरबार में मुझे कार्य करने का मौका मिला। जब मैं उज्जैन पहुंचता हूं तो मुझे अनुभागीय अधिकारी राजस्व नागदा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ग्रासिम की इंडस्ट्री 1945 से इस्टेब्लिश हुई थी और बड़ा टाउन था। तो वहाँ नागदा वहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में और एसडीओ रेवेन्यू के रूप में मैं रहा। साथ ही साथ खाचरोद उससे लगा सब डिवीज़न था। तो लगभग नागदा और खाचरोद, पहले खाचरोद सब डिवीज़न ही हुआ करता था। तो खाचरोद में मटर की फसल बहुत ज़्यादा होती है और एग्रीकल्चर बेल्ट मतलब मालवा का मूल स्थान ही कहलाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू द नागदा, रूरल बैकग्राउंड एंड एग्रीकल्चर बेल्ट, हॉर्टिकल्चर बेल्ट, फ्लोरिकल्चर बेल्ट, ये सब चीज़ें खाचरोद की। तो लगभग इन दोनों जगहों पर लगभग 10 से मैं 13 तक की अवधि में अनुभागीय अधिकारी के रूप में काम किया, जहाँ पर हम लोगों ने नवोदय विद्यालय, उज्जैन एक ऐसा जिला है जहाँ पर 2 नवोदय विद्यालय एक जिले में स्थित है। तो वहाँ नवोदय विद्यालय की पहली बिल्डिंग, जो कि हमारे अनुभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय हुआ करते थे, वो खंडहर से पड़े थे। तो डॉक्टर KB गुप्ता सर थे प्रिंसिपल, उनका कहना था कि बोले सर, अब नवोदय अपने पास अपने अनुभाग में आया है तो इसको यहाँ से जाने नहीं देना है, वो भी इसलिए कि जगह की कमी है। तो मैंने कहा सर करने की क्या इच्छा? बोला ये जितने क्वार्टर्स पड़े हैं सर, इसको अपन रिनोवेट करते हैं और रिनोवेट करते हुए अपन अपने बच्चों को यहाँ रुकवाना चालू करते हैं और लीड में लेता हूँ, आपका सहयोग अपेक्षित है। हम दोनों के हाथ जॉइंट हुए, लोकल जनप्रतिनिधियों से हमने बात की, माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से बात की, नगर पालिका अध्यक्ष से बात की कि अपने पास एक बहुत अच्छी असेट आ रही है, इसको अपने को रोकना चाहिए। तो सबका एक सामाजिक सहयोग मिला और उस स्थान पर हम लोगों ने नवोदय विद्यालय की प्रारंभिक स्थापना नागदा में उस स्थान पर की थी। और आज नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग बन चुकी है। नवोदय विद्यालय का बहुत अच्छा कैंपस खाचरोद के पास एक गांव में स्थापित हो चुका है। तो निश्चित ही वो एक कंट्रीब्यूशन दिखता है पॉजिटिव टुवर्ड्स सोसाइटी की, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। अब कहने को तो नियम से मैं कह देता कि साहब जगह थी नहीं, हो नहीं सकता, बच्चों को कहाँ रखेंगे, बिल्डिंग आएगी तो इंस्टीट्यूशन चालू करेंगे। तो उस समय को लगता है लगभग 7 से 8 साल हम लोगों ने, चूँकि जैसा आपने पहले भी कहा कि सकारात्मकता को जोड़ती है और नकारात्मकता को। जैसे सकारात्मक हम लोग मिले, हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया। तो जो संस्थान हम लोगों ने 25 बच्चों से किया था, वो आज 500 बच्चों के पास चल रहा है। तो ये भी एक जीवन की ऐसी उपलब्धि लगती है जिसमें लगता है कि हमारी नौकरी का ये रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी है। उसी समय में बात करना चाहूँगा कि फसलों में समस्याएं होती है। तो जो फसल का मुआवजा बांटना था, तो फसल के मुआवजे की बात आती है क्योंकि 8 लाख बड़ी फसलों का मुआवजा बांटना था। चूँकि अनुभागीय अधिकारी राजस्व के रूप में मुआवजे बांटने का वो मेरा पहला अनुभव था। मेरे तहसीलदार साहब बहुत अच्छे थे, आदित्य शर्मा साहब जी, वो आज की तारीख भोपाल में पोस्टेड है। तो मैंने उनसे कहा पंडित जी अपने को ये बांटना है तो क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए? तो उन्होंने कहा सर इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी है, एक तो नियमानुसार अपन चीज़ों का परीक्षण कर ले और नुकसान लगभग सभी जगह हुआ ऐसा परिलक्षित होता है, तो उसकी अपन एक टीम इतनी पॉजिटिव बनाई, इसमें हमको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और करते हैं। हम लोगों ने मेहनत की और बड़ा ही फ्लॉलेस हम लोगों ने बड़ा ही पॉजिटिव रिक्शा, जिसकी जैसी क्षति की अनुमानित थी उस अनुमानित से पैसा हम लोग उनको खातों तक पहुंचा पाए। तो ये दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो कृषकों के साथ संवाद बना रहता है, जो लोकल भाषा का डायलेक्ट जो रहता है, ये उस समय आपकी कार्यप्रणाली को रिफ्लेक्शन देता है। और मैंने हमेशा नौकरी में इस बात को ध्यान रखा, जब तक कि मैं अनुभागीय अधिकारी राजस्व रहा, कि मैं लोगों को मिलता जरूर था और कोशिश करता था कि चैम्बर में मिलने की बजाय ऐसे स्थान पर मिला जाए जिस स्थान पर एट लार्ज लोग मुझे देख भी पाएँ, अपनी बातों को 2 मिनट में बताएं और 2 मिनट बात कर चले जाएं। क्योंकि एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जब हम किसी को चैम्बर में बहुत देर तक आमंत्रित करते तो वो अपेक्षा करने लगता है कि आए हैं, मुझे व्यक्ति बिठाएंगे, फिर मुझे पानी पिलाएंगे, फिर चाय पिलाएंगे। तो उस समय जो समय कंज्यूम हम करते वो बहुत अत्यधिक समय कर लेते थे। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि अपने को तो ऐसे स्थान पर बैठना है कि आओ दादा क्या लेके आए हो, क्या समस्या है, आपने उसका अध्ययन किया। और मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि जो व्यक्ति आवेदन लेके आता है, आवेदन के अध्ययन को आपको करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद
समाधान करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको रिकॉग्नाइज करता है कि ये अधिकारी जो बैठा है वास्तव में पॉजिटिव है, ही शुड इंटरेस्टेड इन यस इज गिविंग द सॉल्यूशन। और वो बात मुझे उनके चेहरे के भाव से दिखती थी कि मैंने कहा दादा ये मैंने कोशिश की है, ये मैंने फ़ोन कर दिया है, एक बार आप उनसे मिल रहे। और मैं उस व्यक्ति को भी कॉल करके बोलता था कि मैंने इनका अध्ययन किया है, आप इसको समझोगे और समझने के बाद क्या समाधान हुआ आप दादा से आपके फ़ोन से मुझे अवगत कराएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस समाज के जब हम काम करते हैं तो भी कॉन्फिडेंस तभी आता है। फिर 2013 में पुनः मौका मिला बाबा के दरबार में उपायुक्त नगर निगम के रूप में सर्व करने का उज्जैन में। तो 13 से 14 में उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में कहूँगा मैं, दरबार में उपायुक्त नगर निगम के रूप में पदस्थ रहा। वहाँ पर नगरीय निकाय की चीज़ों को समझा और ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, उस समय एक परमिशन आई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक प्रयत्न किया और काफ़ी हद तक आज भी वो लागू हुए, उस चीज़ को सफल कर पाया। नगर निगम उज्जैन का कार्यकाल एक बहुत सुखद रहा। बाबा के दरबार की सब चीज़ें समझी और समझने के उपरांत वहाँ का इलेक्शन कराया विधानसभा, और विधानसभा के बाद माँ अहिल्या की नगरी, वो नगरी जहाँ पर मैंने अपने जीवन का स्ट्रगल किया था, जहाँ पर मैंने अध्ययन किया, जहाँ पर मैंने प्राइवेट जॉब की, और उस शहर में मुझे डिप्टी कलेक्टर के रूप में 2014 में इंदौर में पदस्थापना रही। 2014 की पदस्थापना में एसडीएम में विभिन्न स्थानों पर रहा और नगर निगम इंदौर का चुनाव एज ए डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के रूप में उस समय इंदौर में संपादित किया। तो इंदौर की वो गलियां, वो रोड जहाँ पर मैंने जीवन में स्ट्रगल किया, और वहीं पर आप एज ए एसडीएम के रूप में आप पदस्थ होते हो, तो निश्चित ही आपको एक बहुत ही खुशी भी देता है और ये भाव भी देता है कि आपने जीवन में कुछ जो सोचा था उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो लगभग 2 से 2.5 साल का कार्यकाल कलेक्टेड इंदौर। देन अपॉर्चुनिटी मिली सिंहस्थ 2016 में, बाबा की कृपा हुई, बाबा का आशीर्वाद हुआ, तो उज्जैन में पुनः 1.5 से 2 महीने का कार्यकाल सिंहस्थ 2016 में कार्य करने का मौका मिला। देश का इतना बड़े कार्यक्रम में मैं उस समय वहाँ के पानी प्रभारी मंत्री जी के साथ में ओएसडी के रूप में वहाँ काम किया, तो वो भी निश्चित एक बहुत अनुभव के साथ रहा। देन फिर अपन इंदौर आते हैं, तो इंदौर में माननीय मनी सिंह साहब तत्कालीन आयुक्त नगर निगम थे। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी वर्किंग जैसी भी रही होगी, अच्छी रही होगी, तो सर ने मुझे कहा कि आप नगर निगम इंदौर आ जाओ। तो 2017 में 16 मिड में नगर निगम इंदौर आए। नगर निगम इंदौर में स्वच्छता बड़ी ही पीक पे थी और स्वच्छता के इकोसिस्टम को समझने का, चूँकि एसडीएम थे तो नॉलेज तो था ही, और उसमें काम करने का मौका मिला। और मैं बड़ा ही अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि माननीय मनी सिंह साहब जैसे अधिकारी के नेतृत्व में एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जीक्यूशन को समझा, और वर्तमान परिदृश्य में जिसमें कि हमेशा लोग कहते हैं कि कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, लागू नहीं की जा सकती और जनता का सहयोग नहीं लिया जा सकता, उन तीनों चीज़ों को माननीय मनी सिंह साहब ने नए लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में तीनों चीज़ें स्थापित की और इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया, दूसरी बार नंबर 1 बनाया, और लगातार 7 वर्षों से इंदौर नंबर 1 बना चला आ रहा है। तो वो जो प्लानिंग थी, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन था, प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट की जो बातें थी, जिसमें हम कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए समय चीज़ें मांगती है, पर समय उसी चीज़ की मांगती है जिस चीज़ में आपको मालूम तो हो कि आप करना क्या चाहते हो। तो वो चीज़ें वहाँ करते करते नगर निगम में किया। नगर निगम के बाद विधानसभा करा इंदौर में, और उसके बाद 2 महीने के लिए शासन से कॉल आया कि आपको धार एडीएम के रूप में जाना है। तो लोकसभा का निर्वाचन, धार जिला अपने आप में एक अभूतपूर्व जिला है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी था, ऐतिहासिक चीज़ें भी थी, फिर मालवा भी था और ट्राइबल का कल्चर भी था। तो चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन को लगभग 2 से 2.5 महीना वहाँ किया। पुनः अपॉर्चुनिटी मिली इंदौर में एक बहुत अच्छे डिस्टिंग्विश पोस्ट के लिए, वो पद था CGM, चीफ जनरल मैनेजर MP इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बोर्ड। और दुर्भाग्यवश उसी समय कोविड का संक्रमण काल भी आया, और उस संक्रमण काल में तत्कालीन कलेक्टर महोदय जब मनी सिंह साहब ने ज्वाइन किया तो उन्होंने कॉल किया और सीधा मैसेज किया कि आपको इंदौर जिले के अस्पतालों को संभालना है। डर भय सब में था, सब प्रकार की चीज़ें थी, पर करते 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 उस कोविड के संक्रमण काल में एक ही चीज़ ध्यान में रखी कि जिस व्यक्ति का अगर हमारे पास फ़ोन आ रहा है और जो सुविधाएं बनाने को हमको मौका दिया है, तो उसके लिए हमें इस रूप से करना चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे पास 60 बेड थे, उस 60 बेड की व्यवस्था को हम लोगों ने बढ़ाते बढ़ाते माननीय मनी सिंह साहब का नेतृत्व, निर्देशन, फिर अन्य लोगों का मार्गदर्शन, जिसमें डॉक्टर निशांत खरे जी का गाइडेंस, डॉक्टर संजय धानुका जी का गाइडेंस, डॉक्टर संदीप जुल्का जी का गाइडेंस, या अन्य सभी बिंदल मैडम का गाइडेंस,
सभी के गाइडेंस को मिलते 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 एक कोऑर्डिनेशन के रूप में हमने काम किया। और उस समय अस्पतालों का कोऑर्डिनेशन, कोविड केयर सेंटर का चलाना, नए कोविड केयर सेंटर का आइडेंटिफिकेशन करना, तो इस सभी प्रकार की चीज़ों को काम करते 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 CGM के रूप में, तो ये काम एज ए कोविड के समय की मैं बात कर रहा हूँ, और CGM के रूप में जो हमने काम किया, जो हमारी जिस कंपनी में पदस्थ था, वहाँ हमारे विकास नरवाल सर की बहुत पॉजिटिव सोच थी, जो हमारे MD हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, बोले यार पार्टनर कुछ अच्छा करते हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो गैप हमें समझ में आता था, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय है इंदौर, और वहाँ पर हमारे पूरे 16 जिलों के कर्मचारियों के बच्चे इंदौर में लगभग एजुकेशन हब होने की वजह से आना जाना बना रहता था। तो दो चीज़ों पे सर ने कहा कि अपने को काम करना चाहिए। एक, हमारे पास पुराना गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस को हमने पूरा रिनोवेट कराया और उसमें प्रोविजनिंग की कि जो भी कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इनिशियली इंदौर लेके आता और पढ़ने के लिए उसको जब तक का कोई स्थान नहीं मिलता है, पर्टिकुलर डेज की कैपिंग की, और एक बढ़िया गेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्थाओं के साथ में मिनिमम रेंज के साथ में कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए एक सुविधा का विस्तार डेवलप किया। दूसरा, वहाँ पर एक ज्ञान मित्र लाइब्रेरी हमने स्थापित की, चूँकि वो रेसिडेंशियल कैंपस भी था और हमारे कैंपस में आउटसोर्सिंग के काफ़ी कर्मचारी भी काम करते थे। तो ऐसा हमें लगा कि बच्चे विभिन्न पेड़ों के नीचे अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ बैठ के अध्ययन करें और अपने जीवन में प्रगति पाना चाहते हो, तो हम लोगों के द्वारा ज्ञान मित्र अध्ययनशाला भी उस समय एक स्थापित की गई। और आज भी उस चीज़ को देखने के बाद बड़ी खुशी की अनुभूति होती है कि ज्ञान मित्र अध्ययनशाला आज भी पढ़ने लायक और स्थापित हो रही है। और ज्ञान मित्र अध्ययनशाला में जिस कर्मचारी को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, वो बच्चा भी एस्पिरेंट था। वो आप ही लोगों की मीडिया जगत से थे, उनका नाम था हरीश बरोनिया। हरीश बरोनिया मीडिया के साथियों से ही मिले और वो तैयारी करते करते आज ADPO सिलेक्ट हो गए। तो वो उस स्थान की पॉजिटिविटी थी कि वो चीज़ें वहाँ डेवलप हुई। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए हम लोगों के द्वारा एक मल्टी बनाई गई, तो मल्टी अभी फाइनल शेप में है। तो कंपनी के ये चीज़ें, फिर कंपनी में चूंकि पदस्थ था और कोविड का भी काम देख रहा था, तो कंपनी के कर्मचारियों के लिए, बाकी सब के लिए एक सहयोगात्मक रूप में मैं बना रहा। और 2021 में भगवान महाकाल की ऐसी कृपा रही कि बाबा महाकाल ने मुझे अपने चरणों में लाकर काम करने की सेवा का मौका दिया। तो 2021 में मैं ADM उज्जैन के रूप में वापस बाबा के दरबार में पहुंचा और वहां पर श्री महाकाल महालोक का जो इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मुख्य आतिथ्य में हुआ था, तो उसमें ऐसे सब चीज़ों को करने का एक मौका मिला। तो जो आज देश में श्री महाकाल महालोक की भव्यता दिखती है, निश्चित ही निर्माण कार्य में हमारे सभी वरिष्ठ साथी अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी लगे रहे, पर जो एग्जीक्यूशन का फाइनल कंक्लूजन था, उस कंक्लूजन में बाबा के दरबार में वहाँ रहने का मौका मिला। और ADM के रूप में ये मेरा कार्यकाल थोड़ा बड़ा कार्यकाल था, जिसमें 1.5 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर समझा, कानून व्यवस्था को कैसे निर्मित करना है, समाज के सभी वर्गों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे रखना है, छात्र वर्ग से कैसे जुड़े रहना है, महिलाओं के समूह से कैसे जुड़ा रहना है, या ऐसे प्रभुत्व जनों से जो जुड़ा रहना, इस प्रकार की चीज़ों को सीखा। और उसके बाद 2022 में मार्च में ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी, 23 में ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्रामीण के रूप में मेरे एक वरिष्ठ सर का कॉल आया कि बोले आपकी वर्किंग ठीक है, अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आपको ग्रामीण विकास विभाग में एक्सपोजर हो। तो अब ग्रामीण विकास विभाग में मार्च 23 से मैं यहाँ शाजापुर में अभी पदस्थ हूँ और अपने शासन की योजनाएं, माननीय कलेक्टर महोदय की जो प्राथमिकताएं होती है अपने कामों के साथ साथ में, और अपनी जो व्यक्तिगत रुचि के विषय है, उन सभी विषयों के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हुए शाजापुर जिले के 4 ब्लॉक, 582 ग्राम, 352 पंचायतें, और साथ ही साथ NRLM जो कि आजीविका की परियोजना है, जिसमें कि महिला समूह, उनका विलेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनका SHGs, उस पर काम कर रहा हूँ। एक सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया मध्याह्न भोजन, तो जो छात्र छात्राएं शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है, उनके मध्याह्न भोजन की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, मध्याह्न भोजन के कैसे अच्छा करना चाहिए, बच्चों की स्कूल ड्रेस, बच्चों का अध्ययन, हेल्थ की चीज़ें, तो लगभग समग्र रूप से एग्रीकल्चर कह लें, समग्र रूप से हॉर्टिकल्चर कह लें, फिशरीज कह लें, स्व सहायता समूह कह लें, बच्चों के जीवन की बातें कह लें, पॉलिटेक्निक की बात कर लें, ITI की बात कर लें, कॉलेज की बात कर लें, तो समग्र रूप से सबके साथ सिस्टमेटिक रूप से सिस्टम के रूप में हम कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो उसमें मुझे बड़े ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है कि हम समाज को अपने काम के साथ साथ में अपने कामों की स्कीम से जोड़ पाते हैं। और अभी उसी चीज़ों में हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर किताबघर जंक्शन एक इकोसिस्टम चालू किया, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय की पूरी सोच थी कि इस सोच को अपन अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करें। उनके जैसे जैसे निर्देश दिए, उस निर्देशों में हम लोगों ने 37 किताबघर जंक्शन ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की सहभागिता निर्मित करते हुए, लोगों का सहयोग लेते हुए पढ़ने का एक स्थान हम उनको प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो हमारे चालू हो चुके हैं। बिल्कुल। ज़्यादा जुड़ाव कहाँ महसूस करते हैं सर, क्योंकि आपने शहरी परिवेश में भी काम किया, अभी आप
चूँकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ गांव के लोगों से और ज़्यादा डीप स्तर पर जाके कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा अभी आप खुद को कंफर्टेबल पा रहे हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ देख रहे हैं योजनाओं को पहुँचाने की? हमेशा एक बात कहता हूँ कि शासकीय सेवा में हम हमारी खुशी से आए हैं। जब खुशी से आए हैं तो सरकार जहाँ जैसे पद पे सरकार को उचित प्रतीत होता है वहाँ हमें भेजती है, और हर जगह पर रुचिकर बने रहना हमारा दायित्व है। तो मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकता कि मैं वहाँ बहुत अच्छा करता था और यहाँ बहुत अच्छा करता हूँ। दोनों जगह के अपने अपनी बातें, पर दोनों की एक ही पॉजिटिविटी है कि जो जनता हमारे पास अपेक्षा के साथ आती है या गाइडेंस की कमी होने की वजह से आती है, तो उस जनता की समस्याओं के समाधान को हम कितने सकारात्मकता के साथ समाधान दे रहे हैं और उनका हम सुविधाएं दे पा रहे हैं। बस यही एक कॉमन बात है जो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी देती है। सर, जब भी बात काम करने के विषय के बारे में आती है या कार्यप्रणाली के बारे में आती है प्रशासन की, तो जाहिर सी बात है कि विधायिका और प्रशासन ये दो ऐसे तंत्र के मजबूत पहिए हैं जो साथ साथ चलते हैं। क्या कई बार ऐसा हुआ है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कुछ बड़ा करने का मंतव्य हो, किसी योजना के लिए कुछ आगे आकर और ज़्यादा कुछ करने की इच्छा रही हो, लेकिन कहीं से विराम लगता है, कहीं से ये कहा जाता है कि नहीं, इसे थोड़ा रुक कर करते हैं, और वहाँ ऐसा लगा हो कि एक अधिकारी के तौर पर हम ये नहीं कर पाए हों? नौकरी में एक बात बड़ी क्लियर है, जो भी हमें काम करना है, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो भी काम करना हमारे नियम बने हुए हैं, हमारे एक्ट बने हुए, जो एक्ट बने हुए, एक्ट के अंतर्गत नियम बनते हैं और नियम के अंदर पॉलिसी बनती है। ये तीन चीज़ें मुझे पहले दिन से क्लियर थी कि मुझे इसी गाइडलाइन पे काम करना है। और जब कोई स्कीम आती है, किसी भी, देखिए स्कीम हम हमारे ज़िले में नहीं बनाते हैं, स्कीम राज्य की होगी या स्कीम होगी केंद्र की, तो उसमें बड़ी आत्मीय भावनाओं के साथ हर विषय को उसमें लिखा होता है। सबसे पहले आवश्यकता ये होती है कि हम पूरी स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ में उसमें ये भी चीज़ें लिखी होती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जो प्रश्न आपका आया था कि हम अल्टीमेटली हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की हम बात कर लें कि माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में से किस तरीके से कैसे कोऑर्डिनेशन बनाकर, या उनके द्वारा किसी जगह पर हमें विराम की बात कही हो या कैसे कही हो, इन सब प्रकार की चीज़ों के विषय आते हैं। ये बोलने के विषय अलग है, और जब आप सीट पर बैठकर काम करते हैं तो काम करते समय आपको मूल भावना वो जो कि आपकी नियमों में लिखी। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, लाडली बहना योजना का बेसिक मैंडेट क्लियर था कि लाडली बहना योजना में किस किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में कौन क्रियान्वयन करेगा, शहरी क्षेत्र में कौन क्रियान्वयन करेगा, और माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग किस प्रकार से लिया जाएगा और किस तरीके से उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। वो जो मूल स्पिरिट को हमने समझा, और मूल स्पिरिट को समझने के बाद ये समझा कि सरकार ने पात्रताएं और अपात्रताएं दोनों दी थी। जो पात्र है उसको हम लोगों ने ऐड किया, जो अपात्रता की श्रेणी में थी हमने माननीय जनप्रतिनिधि उस ग्राम पंचायत के इकोसिस्टम में, हमको फंडामेंटल क्लैरिटी है, उनको बुलाया, उनको बिठाया और उनके सबके सामने बताया कि ये लोग अपात्र और कारण ये है। तो विषय ये जब आते हैं तो ये विषय हमें मीडिया के माध्यम से समझ में आते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को रोका, कहीं दोनों के मध्य मनमुटाव की स्थितियां हैं, हर प्रकार की परिस्थितियां अलग अलग जगह चलती है। जिस जगह पर यहाँ पर हम बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी सम्मानीय मेंबर्स हैं। हमारी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि शासन का मैंडेट ये है, शासन ये चाहता है, शासन की इस चीज़ों में आपका हमारा सबका सहयोग रहेगा तो जनता को हम ये सहयोग दे पाएंगे। और ये बात प्रस्तुतिकरण का दायित्व एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरा है कि मैं शासन की भावनाओं को उस भाव के साथ अध्ययन करके माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराऊँ। और मुझे तो आज तक की स्थिति में प्रभु महाकाल की बड़ी असीम कृपा रही है कि उनका आशीर्वाद भी बना रहा और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक सकारात्मक सहयोग हमेशा बना है। सर, ये तो प्रशासनिक आपका जो जीवन है उसकी चर्चाएं हुई, लेकिन निजी जीवन में आप देखते हैं कि एक अधिकारी की व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, और शायद ऐसे में हम समाज के किसी कार्यक्रम में उपलब्ध होना हो, कई बार हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी हमारी उपलब्धता आ जाए, वो सहज रूप से कम ही होती है। आज जो दौर चल रहा है सर, आप देखते होंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद अलग हो रहे हैं। डाइवोर्स का जो रेशो है हमारे देश में, जो एक समय पे बहुत न्यूनतम हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है पश्चिमी देशों की तरह। पति पत्नी के बीच में अगर साथ में है तो भी मनमुटाव की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा बन रही है। एक अधिकारी के तौर पर ये जो समाज में आचरण आ रहा है, इसे कैसे देखते हैं, और आप अपने निजी जीवन में ये जो दोनों चीज़ें हैं इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं? समाज में जो प्रॉब्लम अभी आ रही है या दिख रही है, ये अभी तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण में
और ये हर वर्ग, हर धर्म और हर आयु समूह के अलग अलग विषय है। तो जब हम लोग एज ए SDM के रूप में हम बैठते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर भी आते हैं। जैसे पति पत्नी का विवाद है, तो मूल जो विषय मुझे समझ में आया है कि धैर्य की कमी, धैर्य न पति में है न पत्नी में है। अब चूंकि डिजिटल युग भी है, बाकी सब प्रकार की चीज़ें हैं, तो मैं इसको इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना चाहूँगा कि अल्टीमेटली विवाह दो लोगों के बीच का विवाह तो है ही है, पर साथ में उनके पूजनीय माता पिताओं का भी कॉम्बिनेशन है। तो विवाहों की जो कैटेगरी है वो भी समय के साथ साथ परिवर्तित हुई है। जहाँ सामाजिक रूप से विवाह होते हैं, जहाँ पर जो हमारी पारंपरिक परंपराएं चली आ रही है, जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, जिन परंपराओं से विवाह हो रहा है, आप देखेंगे वहाँ पर रेशो इन असुविधाओं के कम है। पर जब हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल चीज़ों को हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं और इन डिजिटल माध्यमों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संबंध हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह लें या अध्ययन के दौरान हमारी मित्रता के दृष्टिकोण से कह लें, तो जब हम जो संबंध निर्मित करते हैं उस समय संबंध होता है एक लड़के का एक लड़की से या एक व्यक्ति का दूसरी महिला से। तो वो जो व्यक्तिगत संबंध होता है तो वो आप और हम एज ए इंडिविजुअल जुड़ते हैं। उस समय हमारे पूजनीय माता पिता, हम लोग दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोगों के जो सामाजिक संरचना है वो भी परिवर्तित होती है। तो ये जब हम शुरू का जो विषय रहता है, शुरू के विषय को अफेक्शन कह लें, शुरू के विषय को एक दूसरे के प्रति खिंचाव कह लें या जो भी चीज़ कह लें, ये जब हम जीवन में वैवाहिक संबंधों में हम बंधते हैं, तो बंधने के बाद जो अपने बाप दादा कहते आए हैं कि दाल आटा का भाव समझ में आता है या चीज़ों के रिलेशनों का महत्व समझ में आता है, तब रियल सामंजस्य समझ में आता है कि वास्तविक रूप से हम दोनों के माता पिताओं के बीच में और हमारे समाजों के बीच में किस तरीके से समन्वय चला आ रहा है। तो ऐसे समन्वय को सबसे पहले समझने की आवश्यकता अगेन दोनों युगल पे रहेगा जिन्होंने इस संबंधों को तय किया था और उनको जोड़ा है। अभी हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं और पहले हमारा जो समाज की कल्पना थी वो नीचे से ऊपर आती थी, जिसमें हम सबको वैलिडेट करते थे। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उसके बाद जब संतानोत्पत्ति होती है तो संतानोत्पत्ति के समय अब चूंकि दोनों माता पिताओं का अपना कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा है, जैसी भी स्थिति रही सामाजिक रूप से, तो उस प्यारे बच्चे का जो धरती पर आगमन होता है तो उस आगमन के साथ साथ में अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों वर्किंग के अपने अपने इश्यूज हैं। एक वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है तो उसके अलग इशू, तो बच्चे को संभालने को लेकर बाकी अन्य प्रकार के अन्य सामाजिक इश्यूज धीरे धीरे अपना एक घर करने लगते हैं। और ये सामाजिक रूप से मानव का स्वभाव है। मानव के स्वभाव की बात कर रहा हूँ कि जब आप विपरीत ध्रुव आपस में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो आपस में करंट तो मारते हैं और उसी करंट की वजह से बहुत सारे यूजर ग्रुप डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोगों की असुविधाजनक जीवन बना रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोग जीवन में एक हो जाएं। तो वो मूल पॉइंट यही आता है कि और फिर हम हमारे जीवन में मोबाइल में घुस जाते हैं सब। बिल्कुल। और जैसे हमने मोबाइल में एंटर किया और वर्तमान में जो AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपने एक गुण डाला तो उसके बाद वो जीवन भर आपको दिन भर वही चीज़ दिखाएगा जो आपकी नकारात्मकता है या जो भी आपने कष्ट आपका डाला था। तो धीरे धीरे वो खिंचाव की स्थिति आती थी। पर अब मैं ऐसा अनुभूति कर पा रहा हूँ कि एक पार्ट वो भी था और दूसरा पार्ट ये भी है कि एक समय के बाद जब संतानोत्पत्ति हो जाती, चीज़ें हो जाती है, तो इस सोशल मीडिया में पॉजिटिविटी भी है कि उसमें पॉजिटिव गुण भी है। तो आज की तारीख में ऐसे लोगों के समूह भी बन रहे हैं कि जो इस प्रकार की चीज़ों की रिलेशनशिप ब्रेक न हो, लोगों के बीच में समन्वय बना रहे, परिवारों के बीच में शांति बनी रहे, इस चीज़ों पे भी काम करने वाले समूह जीवन में उपलब्ध हो गए। तो दोनों चीज़ों का परमिटेशन और कॉम्बिनेशन तो है, बट आवश्यकता एज एन इंडिविजुअल भी है, एज ए समूह के रूप में, कपल के रूप में भी है। तो दोनों चीज़ों का अपना अपना परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो है और इसको मिलते जोड़ते एक दूसरे को सपोर्ट करते करते निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। बिल्कुल। सर, एक और मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो नोटिस की है आपकी कार्यशैली में, और वो ये है कि विद्यार्थियों से बहुत गहरा जुड़ाव है आपका। जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहा है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रयासरत है, उसे आप फ़ोन करते हैं निजी तौर पर। कई बार तो ये बातचीत जो है ये मिनटों से घंटों तक चली जाती है। ये कैसे विचार मन में आया है और क्या इतना व्यस्त होने के बाद भी समय निकाल पाना संभव है जो आप उस लेवल पर जाकर विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं? मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जैसे छात्र आज हमारे समाज में उपलब्ध हैं, छात्रों को अगर हम प्रॉपर मेंटरिंग करेंगे, प्रॉपर मार्गदर्शन करेंगे तो निश्चित ही अच्छा युवा निर्मित होगा, अच्छा पुत्र निर्मित होगा, अच्छा पति निर्मित होगा, अच्छा बेटा निर्मित होगा, अच्छी बेटी निर्मित होगी, अच्छी माता निर्मित होगी। कुल मिला के विषय ये समझ में आया कि वर्ष 2000 से जो मेरी जर्नी प्रारंभ हुई है, उस जर्नी में मार्गदर्शन का मैंने बहुत बड़ी शक्ति मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में अनुभूति की है।
और वो अनुभूति ऐसे की थी कि मैं आज 0 से 100 पे पहुंचा हूँ। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, और मेरे गुरुदेव का एक नाम मैं मेंशन करना मिस कर गया था, डॉक्टर शिखर चंद जैन साहब, जो बॉटनी के प्रोफेसर थे, जो अलीराजपुर कॉलेज में उसमें हुआ करते थे। उन्होंने, मैंने जब मुझे MBA ई कॉमर्स में एडमिशन लेना था तो मैं सर के पास पहुंचा। किन्हीं कारणों से उस समय आर्थिक व्यवस्था, उस समय की फीस की व्यवस्था उतने दिनों के लिए नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने मुझे सेल्फ का चेक दिया 30,000 का, और मुझे कहा कि बेटा जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो लौटा देना। पापा ने भी कहा व्यवस्था हो रही तो ले लो। हमने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेके मैं आज भी सर के संपर्क में हूँ। तो सर ने मुझे एक बात कही थी कि बोले बेटा, जिस तरीके से तुम जीवन के स्ट्रगल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, जब मैं स्थापित हो गया था तब की बात है, जब मैं डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हो गया था 2005 में, तो उन्होंने कहा बेटा ये 5 साल की जर्नी में जो तुमने स्ट्रगल किया है, इस स्ट्रगल को जीवन में कभी भूलना मत। वो स्ट्रगल में मार्गदर्शन का स्ट्रगल, या मार्गदर्शन की पॉजिटिविटी, आपको लगा कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर थी तो आपको किसने गाइड किया, आपको लगा कि हिंदी आपकी कमज़ोर थी तो किसने गाइड किया, आपकी ड्रेसिंग सेंस में आपको किसने गाइड किया, आपके अध्ययन में किसने गाइड किया, आपके परिवार में आपके माता पिता, आपकी बहनों ने किस तरीके से आपको सहयोग किया। इन सब चीज़ों को याद रखते हुए जीवन में एक चीज़ जरूर करना कि जब आप सक्षम हो जाओ तो जितने भी छात्र छात्राओं को तुम अपने समय से समय निकाल के गाइड कर सको, तो इस काम को आप कंटिन्यू करते चलना। और मैं उनकी इसी बात की प्रेरणा लेकर वर्ष 2003 से जब मैं IMS में आया था, तब से मैंने जो जर्नी प्रारंभ की है, तो मुझे समझ में आता है कि आज भी समाज में उन चीज़ों की आवश्यकताएं यथावत बनी हुई है। क्योंकि जो हमारा एकेडमिक इकोसिस्टम है, उस एकेडमिक इकोसिस्टम में ये पर्सनल टच, गाइडेंस, कि हमें सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है तो मैथ्स होता क्या है, इंग्लिश तो इंग्लिश, ये 26 शब्दों का कॉम्बिनेशन क्या है, सामाजिक विज्ञान, ये क्या सामाजिक विज्ञान है। मैं इन चीज़ों पर काम करते हुए बच्चों से पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ता हूँ। और जुड़ने का जो मेरा भी इकोसिस्टम है, मैं 2 प्रकार के इकोसिस्टम में काम करता हूँ। पहला इकोसिस्टम है मेरे अपने कर्मचारी, उनके बच्चे, मेरे अपने कर्मचारी से आशय मेरे जिला पंचायत के कर्मचारी, मेरे जनपद के कर्मचारी और मेरे सभी सचिव। तो सभी सचिव अंदाजा लगा लीजिए, वॉल्यूम 300 से ऊपर मेरे सचिव हैं, 300 GRS है मेरे पास। ऐसा इकोसिस्टम में मैंने सबसे पहले शासकीय योजनाओं के साथ साथ में इस पर्सनल पार्ट को मैं जरूर मेंशन करता हूँ मेरी मीटिंग में, और उनसे आग्रह करता हूँ कि आपके प्यारे बच्चे बच्चियाँ, आपके प्यारे भांजे भांजियाँ, या आपके परिवार में किसी बच्चे को इस दिशा में जो बच्चा ये स्ट्रगल जो फेस कर रहा है, जो मैंने आपको पहले भी आग्रह किया कि ऐसी चीज़ों में अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो मैं निःशुल्क उन लोगों को सहयोग, गाइडेंस देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। और उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि अभी तक मैंने उनको अपना नंबर शेयर करता था और उनको कहता था कि जिस बच्चे को ऐसी समस्या लगे तो वो अपना नाम लिख के, आपका रेफरेंस डाल के मुझे शेयर कर दे। तो ऐसे बच्चों को मैं अपने उपलब्ध समय से समय निकाल कर उन बच्चों को गाइड करता हूँ। और साथ ही साथ प्राइमरी गाइडेंस मेरा होता है, फिर सेकेंडरी गाइडेंस में मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे 2003 से लेकर आज 2024 हो गई है, लगभग 1000 प्लस बच्चे होंगे। बच्चे में शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे लिए वो बच्चों के स्वरूप में है। और आज वो सब लगभग कोई कॉरपोरेट में है, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोई पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। तो हर प्रकार की चीज़ों में बच्चे स्टूडेंट्स हैं, भारत के बाहर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत गर्व का विषय। तो ऐसे बच्चों को मैं फिर उनको साथ हैंड होल्डिंग करता हूँ कि पार्टनर ये बच्चा है, इस बच्चे को अब तुम्हारे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसीलिए बना के रख रहा हूँ कि मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जो सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था, या जो हमारे समाज की जो हम बात करें कि हमारी समाज में सकारात्मकता को कैसे हम भाईचारे के रूप में और गाइडेंस के रूप में निर्मित कर सके, उस दिशा में इन बच्चों के माध्यम से इनको गाइड करते हुए, इनके जीवन की सफलता को देखते हुए और इनके ये पूरे राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये काम मुझे बड़ा ही पॉजिटिव लगता है। और शब्दों से बाबा महाकाल की कृपा कह लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद कह लें, सरस्वती माता जी की कृपा कह लें, उनकी कृपा से इन शब्दों से बच्चे कन्विंस भी होते हैं। और उसके लिए मैं अपना अध्ययन भी लगातार करता हूँ। मैं अपने अध्ययन में कहीं नहीं रुकता हूँ। तो कहना यही चाह रहा हूँ कि जो मेरी सामर्थ्य से संभव है, जो मेरे इकोसिस्टम से संभव है, और ऐसे में लगभग हर ग्राम पंचायत के हर गाँव तक, शाजापुर जिले के 582 ग्राम में मैं अपनी प्रेजेंस शब्दों के माध्यम से और काम के माध्यम से पहुँचा चुका हूँ। आमतौर पर सर कहा भी ये जाता है कि चाहे आदमी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन पढ़ता लिखता रहे। ये जीवन का तजुर्बा है, ये जीवन का हासिल है। और यही किताबों के प्रति प्रेम आपकी कार्यशैली में और आपकी दिनचर्या में भी देखने को मिलता है। तमाम सारे लोग हैं, रील का ज़माना चल रहा है, आज हम
आपसे जब चर्चा कर रहे हैं, इस बिंदु तक अगर कोई इस इंटरव्यू को देख रहा होगा तो निश्चित रूप से वो एक धैर्यवान विद्यार्थी होगा, धैर्यवान व्यक्ति होगा। 10-20 सेकंड से ज़्यादा कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। ऐसे में 300 पेज, 350 पेज, 400 पेज की किताब पढ़ने की जो आदत है आपकी कैसे डेवलप हुई, और एक विद्यार्थी को किस तरह से इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में से जानना चाहूँगा। मेरा तो सीधी सी बात यह है कि जब भी बच्चा मुझे मिलता है तो मुझे पता है कि वो किस मनोस्थिति पे बैठा है। वो मनोस्थिति उसके पारिवारिक बैकग्राउंड से मुझे समझ में आती है, और फिर मुझे समझ में आता है कि अल्टीमेटली सनातन काल से जो हमारी व्यवस्थाएं चली आ रही है उसमें लिखने और पढ़ने का महत्व हमारे पास बरसों से चला आ रहा है। तो लिखने और पढ़ने का क्रम अगर चला आ रहा है तो उसका सीधा सीधा आशय यही है कि उस अच्छाई को हमें आने वाली जनरेशन में या वर्तमान जनरेशन की परिस्थितियों में उनको किस तरीके से फिट करना है। तो मैं सबसे पहले उनको अध्ययन का महत्व बताता हूँ बच्चों को। और पढ़ने की बात मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो खुशी से पढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना। और पढ़ने का आशय कैसे, जब आपने पुस्तक उठाई तो पुस्तक उठा के उसको पहले नंबर पेज से देखना और खुशी से देखना है, और वहाँ से आपको पढ़ते हुए चालू करना। और पढ़ना, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है, लिखा या तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या बाइलिंगुअल होगा। मैथमेटिक्स से है तो मैथमेटिक्स की चीज़ों में होगा, पर लगभग चीज़ें वही है। तो मेरा सिंपल सा मानना बच्चे को ये कहना होता है कि सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जिस युद्ध को आप लड़ रहे हो उस युद्ध में जो हथियार आपके पास है वो पुस्तकों के रूप में हथियार है। उन पुस्तकों को आप खुशी से पहली यूनिट से उठाकर, पहले पेज से उठाकर 250 पेज तक, 300 पेज की मैक्सिमम बुक्स आज की तारीख में उपलब्ध है। पहली बात उसमें आप अपनी स्पीड को कैलकुलेट कर लो कि मैं 1 मिनट में इतने वर्ड पढ़ पाता हूँ। उसमें पेज का कैलकुलेशन कर लो जिसको कहते हैं वर्ड पर मिनट। तो बच्चे ने उस वर्ड पर मिनट पेजेस को कैलकुलेट कर लिया और उससे फिर वो अपने 240 पेजेस को भाग दे देता, तो उसको लगता है कि यार ये तो पढ़ना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी पढ़ने की विधि में सरलतम विधि क्या हो सकती थी, उस विधि से मैं उसको खुद को जागृत कराता हूँ। और फिर जब बच्चा एक बार रीडिंग करना चालू करता है तो रीडिंग करते समय बच्चे को जरूर कहता हूँ कि रीडिंग करते समय आप ग्रामेटिकल चीज़ों को जरूर देख के पढ़ें। जिस शब्द का आपको शाब्दिक मीनिंग नहीं मालूम है, पेंसिल अपने पास रखिए, उससे अंडरलाइन कर लीजिए, और उसके बाद उसका अर्थ देखना है। तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जितनों का आपने अंडरलाइन किया है उसका आप भावार्थ, आज की तारीख में षड्यंत्रकारी यंत्र जो मोबाइल अपना है उस यंत्र के माध्यम से उसके मीनिंग आप देख लीजिए, उसका भावार्थ लिख लीजिए। और लिखने के बाद जब आपका टारगेट आपने उतने आवर्स में कंप्लीट कर लिया उस बुक को, तो एक राउंड जरूर पढ़ लो, फिर से तीसरे राउंड पढ़ लो। और जब आप स्कूल जाओगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस की अनुभूति होती है। तो ये पार्ट भी उससे जुड़ा है। तो बच्चा, उसको लगता है कि यार वर्ड पर मिनट तो सबसे ईजी चीज़ है जिसको आसानी से कर सकता हूँ। वैसे ही लिखने का कंसेप्ट भी है, उसमें वर्ड पर मिनट में लिखने का कहता हूँ कि प्रति मिनट कितने शब्द आप लिख पाते हो। तो उन चीज़ों को आप खुशी से लिखिए। खुशी सबसे ज़्यादा जरूरी है। खुशी विथ रेस्पेक्ट टू दी बुक, खुशी विथ रेस्पेक्ट टू दी कॉपी, खुशी विथ रेस्पेक्ट टू दी पेन, खुशी विथ रेस्पेक्ट टू दी बैठना कहाँ है, किस दिशा में बैठना और कैसे बैठ के लिखना है। तो ये जब खुशी का जब संचरण बच्चे में खुद होने लगता है और जब वो इतनी चीज़ों को खुद से स्टार्ट करते हुए स्कूल पहुंचता है तो उसको भारी अद्भुत अनुभूति होती है कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो चीज़ तो उसके पास लगभग पहले से क्लियर थी, कुछ कंसेप्ट में नॉन क्लियरिटी है तो क्लियरिटी वहाँ से ले लेता है। तो इस तरीके से बच्चों को हम पढ़ने की हैबिट, और लगभग हमारे पास एक छोटा सा कोशिश करते हैं कि करत करत अभ्यास ही आदमी मजबूत बनता है। तो हम सबसे पहले बच्चे को कहते हैं कि 1 पेज पढ़ भाई, आधा पैराग्राफ पढ़, आधा पैराग्राफ पढ़ के 6 लाइन लिख के मुझे भेज दे। तो जब वो कॉन्फिडेंस उसको खुद पे रहता है, कॉन्फिडेंस उसको मेरे शब्दों पे होता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ता है और जुड़ते हुए एक अच्छा मूर्त रूप लेते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिल्कुल। सर, आमतौर पर ये कहा जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो महत्वाकांक्षाओं से भरा होता है और हर व्यक्ति चाहता है जीवन में कि वो आज जहाँ है कल वहाँ से और आगे की ओर अग्रसर हो। अगर मैं संतोष टैगोर एक अधिकारी के तौर पर यहाँ बैठे हैं और उनसे उनकी महत्वाकांक्षा पूछना चाहूँ तो क्या लगता है कि खुद को अब आगे और कहाँ देखते हो, और क्या महत्वाकांक्षा है जो कि ये काम तो करना ही करना है जीवन में अगर भगवान ने, ईश्वर ने जीवन दिया है तो? महत्वाकांक्षा को मैं बहुत सामान्य शब्दों में आपको आग्रह करना चाहूँगा कि चूँकि मैं पिछले 16 साल से शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे एक अनुभूति हो गई है कि शिक्षा ही एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिस बुनियादी चीज़ पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे आने वाली जो मानव रिसोर्स है, मानव संसाधन है, जो मानव संसाधन जीवन में हर जगह किसी न किसी रूप में उपयोग में आता है, तो उस मानव संसाधन को सींचने की जो कड़ी है उसको नीचे से लेकर जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो निश्चित ही हमारे एक बहुत अच्छे सुखद समाज का निर्माण होगा। समाज का निर्माण हुआ तो हमारे तहसील, जिला,
प्रदेश और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो मुझे अपने आप के प्रति जो व्यक्तिगत भाव है वो भाव ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही अपने आप के इकोसिस्टम को ये प्रयत्न करना चाह रहा हूँ कि मैं एक संख्यात्मक टारगेट को पूरा करूँ। संख्यात्मक टारगेट की हम बात करें तो लगभग प्रतिवर्ष जो 5000 का टारगेट अभी की स्थिति में, जो वर्ष 2023-24 की स्थिति में है, 24-25 में इसको हम 7-7,500 को इस तरीके से हम बढ़ाते हुए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। हाँ, संख्यात्मक रूप से कुल मिला के एक ही भाव है कि एक ऐसी स्थान को स्थापित करना जहाँ पर कि कम से कम 5000 बच्चे बच्चियाँ अपने स्थान पर आएँ और ज़रूरतमंद बच्चे बच्चियों को हम काउंसलिंग दें। दूसरा, डे स्कॉलर काउंसलिंग की व्यवस्था हम लोग करने का एक प्रयत्न करेंगे या हमारी टीम के माध्यम से प्रयत्न कराने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को सही ऑथेंटिक जानकारी और सही जीवन के जीने के क्रम को हम आगे बढ़ा सकें। इसी दिशा में हम काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यही मेरे मन का विज़न भी है। और उसमें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर इस पूरी जर्नी में मेरी जो पत्नी है उसका बड़ा सहयोग है। उसके द्वारा पढ़ाई लिखाई में मुझे कभी मना नहीं किया जाता। उसको लगता है कि यार ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन, जैसे खाने में नमक का महत्व है कि वो दुनिया का टेस्ट बदल देता है, खाने का टेस्ट बदल देता है, वैसे ही मार्गदर्शन है कि आपके 10 मिनट देने से किसी व्यक्ति के जीवन की चीज़ें 100% परिवर्तित हो जाती है। तो उसको भी ऐसा लगता है कि यार ये काम बहुत अच्छा है। और चूँकि मेरा खुद का लव मैरिज है तो मैं उस चीज़ को ये अनुभूति करता हूँ कि अमृता का साथ मुझे लगभग 2005 से लेकर आज 2024 में हम बैठे हैं, अनवरत खट्टे पीटे अनुभव के साथ में, पर अनवरत बना हुआ है कि यार ये जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जिस लक्ष्य में आप बहुत अच्छा काम करो और ये समाज को ज़रूरत भी हो। तो उस लक्ष्य को स्थापित करना ही मूल उद्देश्य। मुझे तो ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक हम जितना कर सकते हैं। संख्यात्मक तो एक लिमिटेशन मैंने आपको बताई, पर संख्यात्मक कोई लिमिटेशन नहीं है। मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ों को क्या करना, और इस काम के लिए मैं सामाजिक रूप से जो संगठन ऑलरेडी अभी काम करे उनसे भी कनेक्ट रहता हूँ। तो लगता है कि ये चीज़ें मुझे बेहतर लगती है। सर, एक अंतिम सवाल के रूप में बस यही जानना चाहूँगा कि हमेशा जीवन में सकारात्मक कार्य आपने किया है, अच्छी चीज़ें आप करते आए हैं, लेकिन क्या कहीं कोई ऐसी टीस भी रह गई है कि ये एक काम ऐसा था जो मैं नहीं कर पाया हूँ, या ये एक काम किया जा सकता था लेकिन किसी कारणवश ये काम सफल उस समय नहीं हो पाया? अपने करियर में, अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने बचपन से लेकर आज तक का जो पूरा जीवन रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसा काम है जो आज बहुत खलिश देता है, इस चलते हुए जीवन में बहुत दुखता है? मुझे तो ऐसा कुछ याद अभी नहीं आ पा रहा है आपके प्रश्न के माध्यम से, बट मुझे तो नहीं, मतलब मैं बड़ी पॉजिटिव आपसे बात करूं, मुझे तो अभी आज की स्थिति में कुछ भी ऐसी बात याद नहीं आ पा रही कि जिस चीज़ को करनी है। बस एक ही चीज़ याद है कि जो लक्ष्य या उद्देश्य या जो विज़न को लेकर मैं चल रहा हूं, उस विज़न को मैं स्थापित करता चलूँगा और करता चल रहा हूँ। तो उस चीज़ों से मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही सोसाइटी में पॉजिटिविटी डेवलप कर पाऊँगा और अच्छे समाज के निर्माण में, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, हॉर्टिकल्चर भी शामिल है, मतलब नैतिक मूल्य भी शामिल है, मतलब हर प्रकार की चीज़ों को कर पाने की स्थिति में हो। मुझे आज तक ऐसी कोई टिस्ट मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो ये थे प्रशासनिक अधिकारी और शाहजहाँपुर ज़िले के ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष टैगोर जी। और मुझे शकील आज़मी का एक शेर यहाँ याद आता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो निश्चित रूप से समाज में कुछ बेहतर करने का संकल्प लेकर, समाज में कुछ बेहतर करने का ठान कर, जिस गति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस सकारात्मकता के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है कि यदि ऐसे अधिकारी समाज में हो तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रति, समाज के उस न्यून वर्ग के प्रति जो अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संघर्षशील है, इनके जो प्रयास है वो आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणामों के रूप में हमें नज़र आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके करियर में जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इनका मंतव्य है, वो निश्चित रूप से पूर्ण हो और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की इनकी जो कोशिश है वो यूं ही सफल होती रहे। इतने अमूल्य समय में से सर आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा समय निकाला, मैं निश्चित रूप से आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे तमाम सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आप जैसे लोगों से लगातार मार्गदर्शन देते हैं, उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जय श्री माँ का।